नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों पिछले वीडियो में फिजिक्स के फॉर्मूले को दोस्तों हमने आपके ही डिमांड पे बताना शुरू किया है दोस्तों। तो पिछला वीडियो में दोस्तों ना सिर्फ फार्मूला डीपली बता रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपको जो बायो के स्टूडेंट हैं उन्हें डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए दोस्तों हमने उस हर एक टॉपिक को डिटेल से बताया है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपको मोशन की, गति की, लेकिन हम आज बात करेंगे टेंजेंटाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, दो चीज़ों की। तो दोस्तों दोनों चीज़ों में हम आज क्या बताने वाले हैं दोस्तों, दो चीज़। अगर किसी पत्थर को ज़मीन से ऊपर की ओर फेंका गया तो वह पत्थर किसी एक जगह पे जाके रहेगा, या गेंद मान लो एक क्रिकेट के गेंद को हमने उछाला, वो इस जगह पे आके रुक गया, फिर इस जगह से आके यह गेंद धरती पे आके टकराया होगा। कभी कभी क्वेश्चन सब आता है कि सर ऊपर जाने का समय क्या होता है, ऊपर जाने का समय, नीचे आने का समय, या ऊपर जाने का स्पीड या वेलोसिटी, नीचे आने का वेलोसिटी, ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको ये फॉर्मूला बता देते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले बताएंगे जो कि आपको पूछे जाते हैं। दोस्तों होता क्या है, एक फॉर्मूला है सर V बराबर U प्लस AT, न्यूटन साहब ने दिया था, गैलीलियो का भी फॉर्मूला इसको बोलते हैं। सर क्या कहता है कि जो इनिशियल जो आपको फाइनल वेलोसिटी होता है, जैसे कि एक बॉल को हमने फेंका, जब फेंका तो आपका वेलोसिटी U था और जब ऊपर गया तो V हो गया। मान लो इनिशियल में कुछ था, हमने फेंका जब, उस समय कुछ स्पीड होगा और जब पहुंचा तो कुछ और स्पीड, वेलोसिटी मान लीजिएगा दोस्तों, स्पीड वेलोसिटी हम दोनों टर्म यूज कर रहे हैं, काहे कि कभी कभी स्पीड भी होता है, कभी कभी वेलोसिटी, टर्म एक ही है, खाली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के टर्म में स्पीड और वेलोसिटी टर्म यूज होता है। जैसे कि हम अगर इसके टर्म में यूज करेंगे तो हम स्पीड यूज करते हैं, अगर इसके टर्म में यूज करेंगे तो वेलोसिटी यूज करते हैं, क्योंकि एक सीधा डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी यूज करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा पाथ के लिए स्पीड टर्म यूज करते हैं। तो जब हमसे पूछा गया सर कि ये बताइए कि जो आप किसी वस्तु को फेंके और कहीं वो पहुंच गया, ठीक है, तो जब आपका इनिशियल वेलोसिटी U था, फाइनल वेलोसिटी V था, ठीक है, तो सर फाइनल वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो आपने बोला इनिशियल वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन हुआ और कितना टाइम लगा, ये फॉर्मूला आ जाता है। अब बोला कि सर हमने ऊपर की ओर फेंका है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन को G मान ले, G भी एक गुरुत्वीय त्वरण ही है, G क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल में हम इसको पढ़ेंगे। तो सर जब हम इसको G मान लिए और जब हम फेंकने के समय इनिशियल वेलोसिटी को हम कुछ मान लें और फाइनल जब वस्तु आके कहीं रुक गया, स्टॉप, तो ये क्या है, जीरो, इसको जीरो बोल दे। तो U बराबर माइनस GT, ठीक है, टाइम बराबर U बाई G, और माइनस रखते हैं ऊपर की ओर। माइनस केवल समय नेगेटिव नहीं होता है, माइनस डायरेक्शन को दिखाता है, माइनस फॉर डायरेक्शन, ठीक है। जब यही चीज नीचे आती है तो G का मान हो जाता है आपको, अब ऊपर जाता है तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा सही है, यहाँ माइनस नहीं होगा। लेकिन जब यही गेंद नीचे आती है इस जगह पे, तो आपको V बराबर होता है U माइन, नीचे आएगी तो प्लस GT, और T बराबर हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाता है, नीचे भी आएगी तो V बराबर जीरो, अंतिम में वेलोसिटी फिर आके रुक गई तो ये होता है U बाई G, अब माइनस में, माइनस फॉर डायरेक्शन, माइनस फॉर और डायरेक्शन, मतलब दोस्तों ऊपर जाने का समय या नीचे जाने का समय आपको क्या होता है, U बाई G, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से V बराबर U प्लस AT या GT जो बोल दो, हम ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में GT लिख दिए। एक्सेलरेशन एक तरह, G भी एक तरह का एक्सेलरेशन है, तो हमें ऊपर जाने का समय और नीचे जाने का समय खाली पॉजिटिव नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव डायरेक्शन को दिखाता है। तो हम अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंके सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन, तो हमसे पूछता है टाइम ऑफ एसेंट, फेंकने का समय,
टाइम ऑफ डिसेंट। तो दोनों क्या होगा सर, u बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट क्या होता है सर, अगर किसी गेंद को हमने यहाँ से उछाल के यहाँ पहुँचाया और ये गेंद वापस इसी जगह पे आ गया, फेंका, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो सर ऊपर जाने का समय u बाई जी, नीचे आने का समय u बाई जी, और जब ऊपर जाके नीचे आ गया तो उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब u बाई जी प्लस u बाई जी यानी टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट u बाई जी जोड़ दिया जाए तो ये आपको समय है ऊपर जाने का, नीचे जाने का। यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा, वेलोसिटी तो दिया ही है। u हर केस में इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल 0 हो जाता है, इतना याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जाता है हाइट। अब आपसे पूछा जाता है सर हाइट कि सर हमने इस बॉल को फेंका, समय तो u बाई जी था, लेकिन सर ये ऊंचाई कितनी है, किस ऊंचाई तक गया है। इस ऊंचाई को निकालने के लिए एक और न्यूटन साहब का फॉर्मूला था, u² प्लस 2as, एस फॉर हाइट, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में g मान लो, ऊपर जा रहा है तो निगेटिव होता है g का मान, नीचे आता है तो g का मान पॉजिटिव। ग्रेविटी ऊपर जाने पे नेगेटिव साइन देता है, नीचे आने पे ग्रेविटी बढ़ता है g। तो आपको इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ठीक है। आपको अब बोला गया कि सर किसी हाइट पे गया, वेलोसिटी हो गया, अंतिम वेलोसिटी आके रुक गया ना, तो 0 बराबर u² माइनस 2gs, यहाँ से s निकालना था, u² अपॉन 2g। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट बराबर u² अपॉन 2g। चलिए जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, जल्दी से। ये सभी अब आपको बताने के लिए था, फॉर्मूला समझाने के लिए था। जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का समय, नीचे आने का समय, ऊपर जाके नीचे आने का समय, और मैक्सिमम हाइट u बाई 2g, u बाई 2g, u बाई जी 2u बाई जी u² अपॉन 2g। ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। अब आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ देता है क्या कि सर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया गया तब हाइट क्या होगा। हमने नीचे से फेंका था तो ये हाइट था, ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो हाइट क्या होगा। तो सर अब इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ut प्लस हाफ gt², ठीक है। जब हम इनिशियल भी फेंके तो सर आपको ये होता है 0, तो ये होता है हाफ gt², s को हम यहाँ हाइट लिख सकते हैं। तो आपको किसी वस्तु को व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम ए हाइट टुवार्ड्स द सरफेस देन हाइट बराबर हाफ gt², at² अगर एक्सेलरेशन दिया है, नहीं दिया है तो gt²। सर टाइम क्या होगा, यहाँ से कोई बता सकता है क्या, सर टाइम क्या होगा, कोई कुछ बता सकता है, बता सकते हैं। सर h बराबर हाफ gt², तो 2h अपॉन g बराबर t², t बराबर √2h बाई जी। तो सर किसी हाइट से नीचे की ओर जब फेंका जाए तो हाइट बराबर ये, टाइम बराबर ये, ठीक है। मतलब दोस्तों ये तो हम जितना फेंके हैं ऊपर की ओर, और ये वाला जो है, ये वाला जिसमें स्टार मार रहे हैं, ये दोनों ऊपर से नीचे की ओर का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आ रहा है दोस्तों, हम उसको भी बताते जा रहे हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया है सर s बराबर ut प्लस हाफ gt² से। किसी भी वस्तु को जब इनिशियली फेंका जा रहा है ऊपर से, हाथ से रखे, बोलो u0, छोड़ दिया, नीचे गिरा, जैसे कि ये कवर है, u0 छोड़ दिया, नीचे गिरा हाइट, नीचे गिरा टाइम। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर फेंके, ऊपर गया टाइम u बाई जी, नीचे गिरा u बाई जी, फ्लाइट 2u बाई जी प्लस u बाई जी, और मैक्सिमम हाइट u² बाई 2g। सारे फार्मूले से आ रहे हैं दोस्तों।
अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है क्या सर कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से नीचे की ओर फेंका है, हाइट तो आपने बोल दिया हाफ GT², टाइम बोल दिया सर √2h/g, सर वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियली u0 तो एक फॉर्मूला सर आपको पढ़ाया जा चुका है, v² बराबर u² प्लस 2as होता है। यहाँ हमने बोला सर नीचे की ओर फेंकेंगे तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में 2gs, ऊपर से फेंकेंगे तो u0 तो हटा दिया जाए, अंडर रूट हो जाएगा सर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट, इस s को हम हाइट के रिस्पेक्ट में h में कन्वर्ट कर दे तो वेलोसिटी आपका क्या आ गया? √2gh। फॉर्मूला से ही सारा है, सब फॉर्मूले पे है सर, कुछ अलग से नहीं लाए हैं, सब न्यूटन साहब ने पहले ही एक एक फॉर्मूला दे दिया है। इसके बाद दोस्तों और कोई फॉर्मूला है? अब आते हैं दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन पे दोस्तों अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति की। अगर वृत्तीय गति से रिलेटेड जो जो फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, चलिए हम इसकी बात करते हैं, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति की। तो दोस्तों वृत्तीय गति में क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई आदमी इस पथ पे चल रहा है और यह पथ ऐसे हो गया, मतलब दोस्तों कि यह आदमी इधर से जा रहा था, अब आपको इस पथ से होके वापस जाना होगा, ये आपका एक्चुअल रास्ता है। तो जो वृत्तीय पथ पर वो वस्तु चला, जो वह व्यक्ति चला, उसको हमने बोला वृत्तीय गति। यानी अगर कोई गोल रास्ता है, उस गोल रास्ते पर अगर कोई व्यक्ति या कोई पास वस्तु मोशन करता है, गति करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति में भी दोस्तों क्या क्या होगा? वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो वृत्तीय गति के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो उसके लिए दोस्तों हम आपको इस ग्राफ से दिखाते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय गति पे मोशन कर रहा है और वो इस तरह से गति करेगा, तो दोस्तों वो किसी न किसी थीटा एंगल से फिर आगे की ओर बढ़ेगा और इसके बीच कोई एंगल क्या होगा दोस्तों? थीटा। ये ऑलवेज चलते चलेगा इस तरह से किसी न किसी थीटा एंगल से। तो थीटा एंगल से चलने के कारण हम इस तरह के गति को क्या बोलते हैं? एंगुलर। एंगल के रिस्पेक्ट में चली गई दूरी एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तब वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दोस्तों हम लोग ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ओमेगा। माफ़ करना दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं वेलोसिटी होगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ वेलोसिटी होना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट। सर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जिस एंगल से हमने मूव किया वो होता है थीटा। जैसे कि हमने अगर दोस्तों किसी चाप को निकालते हैं तो आपको उस प्लेन एंगल का मान थीटा ही होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा और थीटा बराबर होता है L/R। R L, ये आपका L है, ये आपका R है। यानी दोस्तों जब भी आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये आपका R और ये L, ठीक है, और L, L/R थीटा देता है। L/R थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। तो ओमेगा बराबर क्या होगा दोस्तों? हम पता है dv बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट मेरा थीटा है तो d थीटा बाई टाइम। और एंगल का क्या होता है? यूनिट रेडियन पर सेकेंड, टाइम का t। तो ये हो जाएगा दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर d थीटा बाय dt। मतलब दोस्तों अगर किसी सर्कुलर पाथ पे आप चलिएगा, तो जो थीटा एंगल होता है ये वाला, इसी को हम इस साइड लिखेंगे अब। तो ये मेरा लेंथ और आर का रेशियो होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लेंथ और आर का रेशियो होता है। वेलोसिटी तो वही चीज़ होगा जो नॉर्मल होता है। जैसे कि नॉर्मल क्या होता था आपको? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यही ना है थीटा, तो डी थीटा बाई डी टी। तो जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव यानी डी ओमेगा बाई डी टी।
कोई दिक्कत है क्या? यही तो है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, वेलोसिटी आपको डिस्प्लेसमेंट का होता है डेरिवेटिव। एक लास्ट दोस्तों सर्कुलर मोशन में वो पूछा जाता है सेंट्रीपिटल। दोस्तों जब कोई व्यक्ति केंद्र के अंदर की ओर जाके, जैसे इस साइड एक व्यक्ति मोशन करता है तो वह सेंटर से बाहर की ओर मोशन कर रहा है, और एक व्यक्ति सेंटर से अंदर की ओर, जिसको कि सेंट्रीपिटल और आपको सेंट्रीफ्यूगल बोलते थे। तो एक तरह का एक्सेलरेशन होता है जिसको कि हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये वाला दोनों लिख लिए है ना दोस्तों, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन। हटते हैं, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब लास्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? केंद्र की ओर का एक्सेलरेशन। जैसे कोई व्यक्ति इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है तो दोस्तों वो अगर साइकिल लेके जा रहा है तो वो केंद्र की ओर बल लगाएगा, और एक व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो केंद्र के बाहर की ओर बल लगाएगा। इसकी चर्चा ना करके अगर इसकी चर्चा करें तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल v²/r या ω² r, ठीक है, v² या ω² r। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन की ओर। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की ओर। तो दोस्तों अभी जस्ट हमने आपको बोला कि किसी ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसे टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, नीचे गिरता है तो टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, ऊपर और नीचे जब गिर के इक्वल टोटल टाइम होता है तो उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जिसका मान था u/g, और ये था 2u/g, दोनों का समेशन। हाइट की बात अभी करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट की बात क्या थी? जब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा था तो हमने बोला था s बराबर होता है ut + ½ g/t² होता है क्या? आपने बोला सर हाँ होता है। अगर हमने मैक्सिमम हाइट की यहाँ पर बात की थी, एक ये फॉर्मूला था, ये तो डाउनवर्ड के लिए था, सॉरी, अपवार्ड के लिए एक फॉर्मूला था सर u² बराबर v² + 2gs, और यहाँ से हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाला था। लास्ट वाला जाके कोई ऑब्जेक्ट v0 होता है और ऊपर की ओर जाता है तो g माइनस होता है, तो ये 0, तो u² बराबर 2gs होता है। h बराबर s को h में कन्वर्ट कर दो, क्यों? क्योंकि ये s हाइट ही है या दूरी बोल सकते हैं। तो h बराबर u²/2g, u²/2g। सर ये तो स्ट्रेट लाइन की बात की थी ना, हमने स्ट्रेट लाइन की ना बात की थी। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात ना करके हमने बोला कि सर ना, हम गेंद को ऐसे क्यों फेंकेंगे, हम गेंद को ऐसे फेंकेंगे, हम गेंद को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, इस तरह से फेंकेंगे जैसे कि कोई गेंदबाज बॉल को फेंकता है। तो सर हमने गेंद को क्या किया? प्रोजेक्ट किया। किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। तो जब भी सर किसी प्रोजेक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये किसी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट होगा। थीटा एंगल से u था तो सर u cos थीटा और u sin थीटा, ठीक है। वेलोसिटी जो मेरा जा रहा है ये अपवार्ड में, ये u sin थीटा के अपवार्ड में जा रहा है। नॉर्मल प्रोजेक्टेड करते हैं तो किसी थीटा एंगल से करते हैं। ऊपर जा रहा था तो एंगल तो सर 90 डिग्री है, एंगल 90 है, साइन थीटा होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसीलिए हम इसको ऊपर में कंसीडर नहीं किए। लेकिन जब थीटा एंगल है तो ये आपको प्रोजेक्ट करेगा साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में। तो सर जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, हम इस फोटो को यहाँ बना रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी u था, अब ये सर u साइन थीटा हो जाएगा और नीचे वाला u कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है।
तो जितना भी है सेम चीज प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ऊपर फेंकने का टाइम u साइन थीटा अपॉन जी, नीचे गिरने का टाइम ऑफ डिसेंट u साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा, दोनों को जोड़ दिया अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट जिसको कि हम लोग रेंज बोलते हैं, बार बार पूछा जाता है, रेंज पूछा जाता है, मैक्सिमम हाइट को हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब ये, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है सर। तो रेंज का होता है, रेंज नहीं बोलते, माफ करना दोस्तों, मैक्सिमम हाइट। रेंज तो होता है कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी, ये होता है r, और ये होता है मैक्सिमम हाइट। जिस पॉइंट पर मेरा गेंद मैक्सिमम प्रोजेक्टेड हुआ है उसे मैक्सिमम हाइट, और यही वाला u साइन थीटा मेरा वेलोसिटी का होल स्क्वायर अपॉन 2g था ना, सेम चीज़ है, दोनों को आप देख लो। सिर्फ हमने प्रोजेक्टेड किया तो एक एंगल हुआ, और वो एंगल साइन थीटा के टर्म में हमको मिलता है, वो एंगल हमको साइन थीटा के टर्म में मिलता है, जो कि हमने दिखा दिया आपको। तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है, बस एक एंगल है। अब हमसे पूछा जाता है दोस्तों रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज ये दूरी है दोस्तों, मैक्सिमम हाइट ये है, रेंज ये दूरी है। प्रोजेक्टाइल मोशन में मात्र एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है, वह है रेंज का, जो कि बार बार पूछा जाता है। इसको मिटा देते हैं और रेंज का फॉर्मूला लिख लीजिएगा सर। रेंज का फॉर्मूला जब भी आपको याद करना हो या कुछ भी करना हो तो दोस्तों, जब मैक्सिमम हाइट की हम बात करते हैं, जब हम रेंज की बात करते हैं तो सर किसी न किसी वेलोसिटी से ये ऊपर गया होगा, ठीक है, और ये मेरा जी u बाई जी, ठीक है, इंटू साइन 2 थीटा, ये मेरा होता है मैक्सिमम रेंज, u साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन ये रेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ स्क्वायर लगाना छोड़ दिया था। अब ये रीज़न क्या था स्क्वायर लगाने का? सर जब भी आपका ये मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं u साइन थीटा और u कॉस थीटा को, u साइन थीटा और u। तो दोस्तों हमने आपको पहले u लिखा फिर u स्क्वायर लिखा, कंफ्यूज नहीं होना है। होता क्या है दोस्तों कि जब हम इस दूरी की बात करते हैं तो इस दूरी की बात करते हैं तो सर हमने बोला u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा, ठीक है, 2/g। इतना इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट से, टाइम से आप u को गुणा करेंगे तो आपको ये r मिलेगा। तो यहाँ तो u आपका u साइन थीटा u कॉस थीटा है। टाइम से अगर टोटल टाइम फेंक के गिरने का समय यही ना आपका होता है सर, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाके फिर वापस नीचे गिरने का समय टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट से यानी u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी से अगर हम आपको u से गुना कर दें तो आपको u क्या है, u कॉस थीटा, तो हमको रेंज मिल जाएगा। और यही u कॉस थीटा किया हमने साइन 2 थीटा। अब त्रिकोणमिति में साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और u इंटू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इतना आ गया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा रेंज का। हम समझाने के लिए दोस्तों तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, आप ये नहीं सोचिएगा कि अरे फॉर्मूला बताने बोले तो ये तो पूरा कहानी बता रहा है। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि थीटा के किस मान के लिए, किस वैल्यू के लिए आर मैक्सिमम होगा, तो आर मैक्सिमम होता है सर साइन थीटा मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, और यहाँ 2 थीटा है यानी थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 2 थीटा होता है साइन 90 डिग्री, और हमारा आर मैक्सिमम क्या आता है u स्क्वायर बाय जी, u स्क्वायर बाय जी, u स्क्वायर बाय जी आपका मैक्सिमम रेंज होता है। इसका मतलब मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला ये पूछे 4 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्वेश्चन बार बार पूछा गया ये
ये भी आई मार दो, क्योंकि रेंज किस डिग्री के लिए मैक्सिमम है, ये पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में बहुतों बार पूछा जा चुका है। दोस्तों मोशन में आज का लास्ट फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। हम मोशन में आज का लास्ट फॉर्मूला लिखने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, टेंजेंटाइल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन तीनों बता चुके हैं दोस्तों। मोशन में लास्ट फॉर्मूला है, कहता क्या है कि अगर किसी गेंद को ऊपर से नीचे की ओर गिराया गया और यह 1 सेकेंड में इतना दूरी, दूसरे सेकेंड में इतना दूरी, तीसरे सेकेंड में इतना दूरी तय किया है, तो सर nवें सेकेंड में यानी n सेकेंड यानी 5वें सेकेंड 10वें सेकेंड में वह दूरी कितना तय करेगा। तो इसका लास्ट फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n-1। ये आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ये आप लिख लीजिएगा। nवें सेकेंड के लिए पूछा जा रहा है दोस्तों, nवें सेकेंड के लिए, तो n मेरा वहाँ पर सेकेंड टाइम को दिखाता है। nवें सेकेंड के लिए जब आपसे पूछा जाएगा तब आपका ये फॉर्मूला s बराबर u प्लस a/2 2n-1। चलिए दोस्तों अब आते हैं फोर्स के फॉर्मूले पे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से दोस्तों हमें बोला जाता है कि चेंज इन मोमेंटम हमें फोर्स देता है। फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और सर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है सर, मान लीजिए कि m मास का कोई वस्तु है और इस m मास की न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई वस्तु अपनी जगह पे तब तक रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर काम ना करे। लेकिन सेकेंड लॉ बोलता है कि बाहरी बल काम किया और m वस्तु को v वेलोसिटी से हम यहाँ से यहाँ उठा के ले आए, तो हमारा जो समवेग होगा वह उस वस्तु के मास और वस्तु पे लगाया गया अप्लाइड वेलोसिटी का मल्टीपल होगा। अप्लाइड वेलोसिटी का मल्टीपल होगा, जहां मास कांस्टेंट क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी वेरिएबल। तो दोस्तों फोर्स बराबर क्या होता है, dp/dt यानी dm/v/dt। ठीक है, तो फोर्स बराबर मास कांस्टेंट है और v/t हमारा क्या देता है सर, dv/dt आ गया ना सर, मास निकल गया तो dv/dt क्या देता है, एक्सेलरेशन। पिछले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों कि अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो सर dv/dt हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से दो हमें फॉर्मूले आ गए। अब कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम डायरेक्ट लिखते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सभी एग्जाम में बस हुबहू पूछते हैं। तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, संवेग बराबर यानी मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, और फोर्स बराबर dp/dt भी होता है। कभी कभी आपको ये p इक्वेशन में दे देता है। ठीक है, अब आपसे दे दिया जाए दोस्तों कि मान लीजिए कि आपको p बराबर दे दिया है 4p² प्लस 4p प्लस 8, तो आपसे पूछा जाएगा फोर्स क्या होगा। तो सर आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू t² कर दीजिए, टाइम है ना सर, इस p को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना, वही आपका फोर्स दे देगा। जैसे कि F बराबर यहाँ क्या होगा, d 4t² प्लस 4t प्लस 8 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो t² 4 दूना 8t प्लस 4, हमने बोला ना x पे पावर n डिफरेंशिएशन x nx पे पावर -1, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर इसकी डिफरेंशिएशन निकालना है तो 8 पावर 2 था, 4 दूनी 8 पावर 1 था तो पावर 0 और कांस्टेंट का 0, तो फोर्स बराबर आपका ये आ गया। ठीक है, अगर इक्वेशन के टर्म में दिया रहे तो हम ऐसा करते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आप इसको लिखिए। दोस्तों इससे रिलेटेड अभी दोस्तों एक और फॉर्मूला होता है, वह होता है इम्पल्स यानी आवेग का। इम्पल्स यानी आवेग बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। आवेग क्या होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मान लो दोस्तों मास इसका m है, बहुत कम मास है,
लेकिन एक बहुत बड़ा फोर्स, एक बहुत विशाल आदमी, जैसे कि आपको देखो कि सर मान लीजिए ये द ग्रेट खली है और इस द ग्रेट खली ने अपने हाथों से एक कप के प्याले को तोड़ना है। तो ग्रेट खली के लिए एक चीनी मिट्टी को ऐसे पकड़ के तोड़ देगा। यानी सर फोर्स क्या लगा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मास क्या है, कम है। तो सर इसको तोड़ने में टाइम क्या लगा होगा, मिनिमम 1 सेकेंड या उससे कम। तो सर जब इम्पल्स की बात करते हैं तो इम्पल्स क्या होता है, एक बड़ा फोर्स और कुछ समय के लिए लगाया गया फोर्स। तो जब इम्पल्स की बात करें यानी आई की बात करें, आई बोलते हैं इम्पल्स को, तो आई बराबर होता है दोस्तों फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स होता है सर एक बड़ा फोर्स, यानी फोर्स कुछ समय के लिए लगाया गया। जैसे मैंने बोला कि एक बड़ा फोर्स का मतलब, जैसे जब ग्रेट खली अगर किसी कप के प्याले को तोड़ेगा तो सेकंड का भी पार्टिकल पार्ट लेगा, बहुत कम समय लेगा और इतना बड़ा फोर्स लगाएगा क्योंकि उसके पास इतना ताकत है कि वो उतना बड़ा फोर्स एग्जस्ट कर पाएगा। तो अब फोर्स में हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की और इसके बाद पढ़ेंगे आपको दोस्तों सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल यानी सर्कुलर फोर्स की। पहले हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन का। बहुत आसान है दोस्तों, फ्रिक्शन से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे चलने में सक्षम हो पाता है तो ऑब्जेक्ट और उस सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम FR बोलते हैं, आपको वह फ्रिक्शनल फोर्स जो है वह आपको उस वस्तु को चलने में हेल्प करता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे चल पा रहे हैं तो उसका रीजन है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक। ठीक है, एक स्टैटिक होता है और एक होता है काइनेटिक। तो दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स कैसे पता किया जाता है? दोस्तों अगर किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट चल रहा है तो टेंजेंशियली इसके ऊपर में नॉर्मल फोर्स लगता है और इसके नीचे फोर्स लगता है mg। mg एक्चुअल फोर्स बोलते हैं इसको, जो वेट के रिस्पेक्ट में लगता है, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में लगता है, क्योंकि F बराबर ma होता है, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में mg। तो F जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल, और ये F मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। यही फ्रिक्शनल फोर्स ना mg ना इस वस्तु को आगे ठेलने में मदद करता है। तो ये अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक म्यू होता है, म्यू टर्म, ठीक है, और n। म्यू क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो म्यू स्टैटिक होगा, अगर हम काइनेटिक की बात करेंगे तो म्यू काइनेटिक होगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे स्टैटिक हो चाहे काइनेटिक हो, बस हमारा स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शनल प्रोपोर्शनलिटी यूज होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वह है दोस्तों किसी इंक्लाइन प्लेन पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन से नीचे की ओर आ रहा है तो दोस्तों सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। आप लोगों में से किसी को आइडिया है दोस्तों? चूँकि ये तो लाइव है नहीं तो हम कमेंट में पूछते, लेकिन आप लोग वीडियो पॉज करके सोचो, क्या किसी इंक्लाइन प्लेन पे, इसको चलो हम 90 डिग्री के बराबर करते हैं, ये सीधा रखते हैं, ठीक है, तो आपको इंक्लाइन प्लेन पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो दोस्तों ज़रा सा देखिए, अगर किसी नॉर्मल प्लेन पे हम रखते हैं, अगर ये m है, नीचे की ओर mg लगता है, ऊपर की ओर n लगता है, थीटा 90 था तो बैलेंस था। इंक्लाइन प्लेन पे जब हम बात करेंगे दोस्तों, जब इंक्लाइन प्लेन पे बात करेंगे तो भी इस पे n लगेगा और इस पे mg लगेगा, लेकिन अब एक एंगल के रूप में लगेगा mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, और यह एक एंगल के रूप में लगेगा जिसको हमने थीटा डिनोट किया। ठीक है, एंगल के रूप में, क्योंकि अब हम इंक्लाइन है तो एक एंगल के रूप में वस्तु नीचे की ओर आ रहा है। तो दोस्तों जब हम इसकी बात करते हैं
तो दोस्तों इसमें आपको क्या क्या निकालना है, मान लीजिए कि वस्तु नीचे की ओर आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरा अगर ऊपर की ओर लगेगा, जिसको हमने काइनेटिक फ्रिक्शन से मान लिया। एक यही फोटो को इस इंक्लाइन प्लेन पर दिखाया गया है। आपसे बस फ्रिक्शनल फोर्स में 3 ही चीज़ पूछता है, एक तो नॉर्मल वाला एफ एस बराबर म्यू एस एन, और एक होता है एफ के बराबर म्यू के एन। सेम है दोनों। इनक्लाइन प्लेन पे जब बात की जाएगी दोस्तों, इनक्लाइन प्लेन पे आप पहले देख सकते हैं कि मेरा जो नॉर्मल है इसमें से अगर हम एम जी कॉस थीटा घटा देंगे, एम जी कॉस थीटा घटा देंगे तो मेरा एक्चुअल में डाउनवर्ड मास वस्तु का इनटू एक्सेलरेशन मिलेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन चूंकि इनक्लाइन प्लेन पे डाउनवर्ड आ रहा है, समझे दोस्तों, तो मेरा जी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्चुअल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मेरा n बराबर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एक्सेलरेशन 0 कहाँ से आया दोस्तों। वैसे मतलब इसको हम बता देते हैं फिर से, लेकिन इस पर इतना जोर नहीं डालना है क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ये सब भी छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप लिखिए हम नॉर्मल बराबर एम जी कॉस थीटा होगा। इसलिए होगा ना दोस्तों कि अगर किसी वस्तु पे लगने वाला n ऊपर की ओर है, नीचे mg है, तो जितना फोर्स ऊपर लगता है उतना ही फोर्स नीचे लगता है। यहाँ पर नॉर्मल के सीध में लगने वाला फोर्स mg cos थीटा है, डायरेक्ट समझ लो। तो नॉर्मल के सीध में लगने वाला mg cos थीटा है, हाँ है। तो mg sin थीटा के नॉर्मल में लगने वाला फोर्स क्या है, एफ के। एफ के होगा कि नहीं होगा जरा बताओ तो दोस्तों। बोलोगे जी सर हाँ होगा, एम जी साइन थीटा के रिस्पेक्ट में लगने वाला फोर्स है एफ के। लेकिन दोस्तों जब कोई वस्तु पे अप्लाइड फोर्स की केवल बात करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की नहीं, अप्लाइड फोर्स की, तो अप्लाइड फोर्स क्या होता है, एम ए। इसका मतलब दोस्तों जब ये इस साइड आएगा, हमने इसमें से अगर किसी वस्तु में एम जी साइन थीटा लग रहा है और यहाँ एफ के लग रहा है, इन दोनों का जो रिस्पेक्टिव माइनस है वो मेरा एम ए देगा, क्योंकि इस वस्तु पे एक्चुअल फोर्स मेरा एम ए लगता है, ऑलवेज फोर्स एम ए होता है, ये होना चाहिए। ठीक है, अब एफ के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के इंटू एन, क्योंकि अभी तो हम बोले काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, म्यू के इंटू एन। बोलोगे हाँ तो सर आपको इतना पता है, इतना पता है, और एन का मान ऊपर दिया है, हम यहाँ से प्रूफ करते हैं। प्रूफ याद नहीं रखना, अंतिम रिजल्ट याद रखना, हम सिर्फ प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एन का मान एम जी कॉस थीटा बराबर एम इंटू ए। एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, कॉमन निकाल लिया तो ए बराबर जी और जी है, तो जी कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। जब एक्सेलरेशन पता है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स बराबर एम ए, बस ए पता है तो ए निकाल लेना। आपको बस दोस्तों याद रखना है। अब इसलिए हम सारे चीज़ों को मिटा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपसे सिर्फ फॉर्मूले से रिलेटेड पूछ देता है, तो हम आपको बस अब फॉर्मूला लिखते, तीनों फ्रिक्शन का सारा चीज़ समझा दिए। आपको अगर पूछे स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन, अगर किसी इनक्लाइन प्लेन पे फोर्स पूछे तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर क्या था, जी कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ठीक है, इनक्लाइन प्लेन के लिए ये फ्रिक्शन से 3 सवाल इससे आते हैं, इससे बाहर फ्रिक्शन के फॉर्मूले नहीं आएंगे। दोस्तों अब लास्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो हमसे पूछा जाता है कि सर सर्कुलर पाथ पे उस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो ये होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका रेडियस है और ये ऑब्जेक्ट का मास है, तो मास इनटू
एक्सेलरेशन होता था सर, अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने पढ़ाया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर पढ़ाए हैं। तो F बराबर m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लेना सर्कुलर पाथ पे। इससे ज़्यादा दोस्तों सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्टिव में मतलब पैरामेडिकल के बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में वैसा क्वेश्चंस नहीं आता है। इस फॉर्मूले पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो हम ये सारा क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। अब दोस्तों आज की वीडियो में फिर हम इतना ही रहने देते हैं। अब आपको आया एनर्जी, पावर, फ्लूइड मैकेनिक्स। देखते हैं अगले एक वीडियो में हम आपको उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले बताएंगे। दोस्तों अगले वीडियो में वो बताने के बाद फिर आएंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, मैग्नेट पे, यानी आपका 4 से 5 वीडियो सिर्फ फॉर्मूला पे आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपको बताया जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करें। और उसका नाम, एक जो स्टूडेंट का नाम प्रतिमा, कुछ हम बाद में देखे तो ऐसे ही था। आप कम से कम जो मैसेज किए थे कि हमें फॉर्मूले का वीडियो चाहिए, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार टेलीग्राम पे हमें बोलेंगे। दोस्तों हम आपको उसके लिए फिर से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जितना भी क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में नहीं छूटे। इसकी हम दोस्तों भरसक कोशिश करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।